हाय एवरीवन, वेलकम टू आपकी मंजिल। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग इकोनॉमी के एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं, तो उसी के कंटिन्यूएशन में आज थर्ड चैप्टर करेंगे आपके टर्म वन एग्जामिनेशन का। ठीक है, तो चलिए आज के एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। ओके, आज का जो चैप्टर है उसका नाम है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 90 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। ओके, तो इस चैप्टर में बेसिकली जो 1947 से लेकर 90 तक में डेवलपमेंट हुआ है इंडियन इकोनॉमी का, और उसमें जो रिफॉर्म्स आए हैं 1991 के बाद से, इन सभी के बारे में डिस्कस किया गया है। तो इसी के एमसीक्यूज को हम लोग आज सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, इंडिया एंटर्ड द डैश स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आफ्टर द ईयर 1921। ओके, 1921 ईयर के बाद इंडिया कौन से स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में एंटर किया था, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकंड। यानी कि 1921 से इंडिया सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में एंटर किया था। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में इंडिया कब एंटर किया था। खत्म तो 1921 में हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग कब होगा ये बता दीजिए। ठीक है, कमेंट करके। ओके, तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड इंडियन इकोनॉमी वाज सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी, कॉलोनियल इकोनॉमी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए, सबसे पहले सेमी फ्यूडल इकोनॉमी का मतलब क्या है कि जो जमींदार सिस्टम हुआ करता था तब, कि जमींदार लोगों के पास जमीन रहता था और वो लोग फार्मर्स से उनके उस जमीन में काम करवाते थे। तो बेसिकली ये जो प्रथा था उस टाइम में था, तो इसी चीज को सेमी फ्यूडल इकोनॉमी कहा जाता है। तो ये तो सही होगा। उसके बाद डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी, की कोई इंटीग्रेशन नहीं था, बहुत ज्यादा कोलैप्स कर जाने लायक इकोनॉमी था, कि कुछ अच्छा सिचुएशन तो नहीं था तब इकोनॉमी का इंडिया के, तो ये भी सही होगा। उसके बाद कॉलोनियल इकोनॉमी, ये तो ऑफकोर्स सही होगा, कॉलोनी था इंडिया ब्रिटिश लोगों का, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन थर्ड। ड्यूरिंग ब्रिटिश रिजम विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क वॉज नॉट परफॉर्म्ड। इनमें से कौन सा परफॉर्म नहीं किया गया था ब्रिटिश टाइम में। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेलवे, रेलवे एस्टेब्लिश किया गया था कि नहीं। फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेलीफोन सिस्टम, तब एस्टेब्लिश हुआ था कि नहीं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वायरलेस सिस्टम, या फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेट्रो इन दिल्ली। तो इनमें से कौन सा उस टाइम में नहीं हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मेट्रो इन दिल्ली। बेसिकली द कंस्ट्रक्शन ऑफ द दिल्ली मेट्रो बिगैन इन 1998। ओके, और तो ये 1998 में स्टार्ट हुआ था, और जो दिल्ली मेट्रो चलना स्टार्ट हुआ था वो 2002 से स्टार्ट हुआ था, तो बहुत दिन बाद। ठीक है, ओके चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ब्रिटिश इंडिया क्लॉथ इंडस्ट्री वाज कंसंट्रेटेड एट अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, या फिर गाजियाबाद। तो इनमें से कौन सा सही होगा। कहाँ पे ब्रिटिश इंडिया के टाइम में क्लॉथ इंडस्ट्री कंसंट्रेट किया हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अहमदाबाद। ठीक है, ओके चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्रॉम द स्टेट ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन इन कॉलम ए एंड कॉलम बी चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट। तो इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट होगा। सबसे पहले तो रेलवे सर्विस इन इंडिया 1897, ये फर्स्ट पेयर है। दूसरा पेयर है फर्स्ट इंडियन सेंसस इन 1881। थर्ड पेयर है सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन 1883, और फोर्थ पेयर है फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया 1921। तो इनमें से किसका पेयर मैच कर रहा है बता दीजिए। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको मैं पेयर दिखा देती हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेसिकली फर्स्ट इंडियन सेंसस 1881। ओके, तो ये जो फर्स्ट सेंसस था इंडिया का, ये बेसिकली 1865 में पहली बार ऐसे नॉर्मल सेंसस करने लायक कुछ चीज किया गया था, और ये कंटिन्यू हुआ था टिल 1872। ओके, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में ये काउंटिंग वगैरह हुआ था, लेकिन जो पहली बार सिंक्रोनस सेंसस स्टार्ट हुआ था, मतलब रेगुलर सेंसस आप बोल सकते हैं, वो स्टार्ट हुआ था 1881 में। तो ये जो 2 एंड बी, ये हो जाएगा आपका राइट पेयर, यानी कि ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Which one of the following statements is not true about the agriculture sector at the time of independence? Okay, इनमें से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, नॉट देखना है अच्छे से. The agriculture produce was highly affected by जमींदारी सिस्टम, तो ये तो सही है, ये तो नॉट में नहीं आएगा. There were a large number of landless and bonded laborers, तो ये भी तो सही है, ये भी नॉट में नहीं आएगा. द yield पर हेक्टर वॉज वेरी लेस, ऑफकोर्स बहुत कम प्रोडक्शन होता था. एंड देयर वॉज हेवी मेकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये बिल्कुल सही है कि उस टाइम में एग्रीकल्चर के कोई हेवी मेकेनाइजेशन नहीं हुआ था, तो नॉट ट्रू बोला है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर. ठीक है, तो अभी देखिए क्वेश्चन 7. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट बोला है फिर से, अबाउट इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के टाइम में इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में कौन सा चीज सही नहीं है? इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडियन हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री, क्या उस टाइम में हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था? उसके बाद वन साइडेड मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, एक तरफा मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर बनाया गया था. लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, या फिर लिमिटेड ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर में जो ऑपरेशन होता था वो बहुत लिमिटेड होता था. तो इनमें से क्या सही है? यहाँ पे बोला है नॉट ट्रू, यानी कि उस टाइम में कौन सा परफॉर्म नहीं किया गया था. इसका सही आंसर हो जाएगा ए. यानी कि देखिए हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री, हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री तो उस टाइम में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ही नहीं था, ब्रिटिश लोगों ने तो उसमें ध्यान दिया ही नहीं था, है ना, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका सही आंसर. उसके बाद देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट to estimate the national income in India during the British period was made. तो नेशनल इनकम, इंडिया का नेशनल इनकम एस्टिमेट करने का पहला अटेम्प्ट कब लिया गया था ब्रिटिश पीरियड के टाइम में? किसके टाइम में लिया गया था और किसने ये लिया था? तो मेड बाई, इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी. इनका नाम तो आप सुने ही होंगे. दादा भाई नौरोजी पहली बार ये जो अटेम्प्ट ये लिए थे. ठीक है, उसके बाद देखिए इंडियन प्लानिंग कमीशन वॉज कंस्टिट्यूटेड इन, कौन से ईयर में इंडियन प्लानिंग कमीशन कंस्टिट्यूट किया गया था? जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1950 में इंडियन प्लानिंग कमीशन कंस्टिट्यूट किया गया था. 1950 में ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था और तब प्लानिंग कमीशन भी उसी साल से बनाया गया था. उसके बाद देखिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हैज बीन कंस्टिट्यूटेड इन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब कंस्टिट्यूट किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1952, यानी कि 2 साल बाद. ठीक है, प्लानिंग कमीशन हो गया 1950 में और ये हो जाएगा 6 अगस्त 1952 में. ठीक है, तो ये बेसिकली क्यों बनाया गया था? तो इसका मेन काम था कि जो नेशनल एफर्ट्स चाहिए था और रिसोर्सेज चाहिए था प्लानिंग कमीशन के प्लानिंग्स को फंड करने के लिए, उसके अरेंजमेंट करने के लिए इस काउंसिल को बनाया गया था. सही है, ओके. चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज स्टार्टेड, तो पहला 5 ईयर प्लान कौन से साल से या किस तारीख से स्टार्ट किया गया था? देखिए प्लानिंग कमीशन कब बना था? 1950 में. और पहला प्लानिंग कब किया गया था स्टार्टिंग? वो किया गया था 1 साल बाद, यानी कि 1951 से. ठीक है, तो 1 अप्रैल 1951 आपका सही आंसर हो जाएगा. उसके बाद प्लान हॉलीडे पीरियड कब था, यानी कि प्लान से छुट्टी कब लिया गया था प्लानिंग कमीशन के द्वारा? आई एम सॉरी, यहाँ पे बी और सी थोड़ा सा इधर उधर हो गया था. अच्छा ठीक है, आपको सही आंसर पता होना चाहिए. ओके, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1966 टू 69. ठीक है, ये जो पीरियड था 66 से 69 के बीच में, इसमें हॉलीडे पीरियड लिया गया था प्लान से, क्योंकि कुछ प्लान पहले का प्लान ही ऐसा था कि जो पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए प्लान से हॉलीडे लेके उन सब प्लान को ही ठीक से एग्जीक्यूट करा जा रहा था. ठीक है, ओके. चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. महालनोबिस प्लान वाज अडॉप्टेड इन इंडियन प्लानिंग इन, कौन से प्लानिंग में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, किस प्लान में महालनोबिस मॉडल को अडॉप्ट किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सेकंड प्लानिंग में. ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं. Which of the following statements is not true about the planning commission? तो प्लानिंग कमीशन के बारे में कौन सा सही स्टेटमेंट नहीं है? देखिए प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 15 मार्च 1952. सबसे पहली बात तो है, पहले ही आपको समझ में आ रहा है कि यही
गलत आंसर, मतलब यही स्टेटमेंट जो है ये गलत है, यानी कि आंसर यही सही होगा, क्योंकि थोड़ा देर पहले हम लोग देखे कि 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, राइट। बाकी के स्टेटमेंट भी एक बार देख लेते हैं। इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू इवैल्यूएट द फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ऑन द बेसिस मेक प्रोग्राम्स फॉर द प्लान डेवलपमेंट एंड सिविल इवैल्यूएशन। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्सेज जो है कंट्री का, उसको इवैल्यूएट करना और उसके बेसिस में प्रोग्राम करना, प्लान को डेवलप करना और इसका इवैल्यूएशन करना, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हैज नाउ बीन डिसॉल्व्ड इन 2015, ये बिल्कुल सही बात है, और इसके जगह में कौन आ गया है रिप्लेस करके? नीति आयोग, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। Which of the following statements is not true about the characteristics of planning? इनमें से कौन सा प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? Maximum utilization of resources, applicable on the whole economy, central planning authority, no interference by the state। देखिए कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ऑफ कोर्स नो इंटरफेरेंस बाय द स्टेट। स्टेट तो ऑफ कोर्स इंटरफेयर कर सकता है ना, अब पूरा कंट्री का बात हो रहा है तो स्टेट तो ऑफ कोर्स इंटरफेयर कर ही सकता है, बाकी सब तो सही है, तो इसलिए नॉट ट्रू बोला है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन इम्प्लाइज, ग्रीन रेवोल्यूशन कौन से चीजों को इम्प्लाई करता है? इंक्रीज इन एरिया अंडर राइस क्रॉप, इंक्रीज इन एरिया अंडर ऑल द क्रॉप्स, इंक्रीज इन एरिया अंडर फूड ग्रेन्स क्रॉप्स, या फिर इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन शॉर्ट पीरियड। किस चीज में के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था? बेसिकली इट वॉज फॉर इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन शॉर्ट पीरियड। कम टाइम में कैसे ज्यादा फूड ग्रेन्स उगाया जा सके, इस चीज के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था, सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which crop was benefited most by green revolution? कौन से क्रॉप सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान? आपको पता ही होगा, इसका आंसर हो जाएगा व्हीट। ओके, व्हीट सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ था, उसके बाद से बहुत ज्यादा व्हीट उगना स्टार्ट हो गया है। मेन एलिमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज, कौन सा ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन एलिमेंट है जिसको यूज किया गया था? HYV सीड्स, जिसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाया गया था, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, एक्सटेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए अब कोई एक चीज की प्रोडक्शन अगर कम टाइम में ज्यादा करना जरूरी हो तो उसके लिए सभी चाहिए होगा, है ना, तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर देखिए फाउंडर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, कौन है ग्रीन रेवोल्यूशन का फाउंडर? नॉर्मन ई बोरलंग, MS स्वामीनाथन, गेरी बेकर, या फिर नन ऑफ द अबव? नॉर्मन ई बोरलंग, ठीक है। और इंडिया का फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको कहा जाता है? वो हो जाएगा MS स्वामीनाथन, सही है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी? तो इंडियन इकोनॉमी में इनमें से कौन सा सही नहीं है रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। मेन सोर्स ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, क्या ये मेन सोर्स है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का एग्रीकल्चर? कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम, क्या ये कंट्रीब्यूट करता है? बेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, या फिर बेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इनमें से कौन सा सही नहीं है, नॉट ट्रू कहा गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मेन सोर्स ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है एग्रीकल्चर। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21। इन हाउ मेनी कैटेगरीज इंडस्ट्रीज वर डिवाइडेड इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956? तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में इंडस्ट्रीज को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया था? 3, 2, 5 या फिर 4? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 3। अब बात यह आता है कि ये 3 कैटेगरीज कौन से थे? शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी, ये तीनों कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। ओके, ए के अंदर क्या आता था? इंडस्ट्रीज दैट वर एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट, ठीक है, स्टेट के द्वारा जो ओन किया गया था। और सेक्शन बी में क्या आता था? इंडस्ट्रीज कैन बी अंडर प्राइवेट सेक्टर बट द स्टार्टिंग ऑफ द न्यू यूनिट्स विल बी अंडर पब्लिक सेक्टर कंट्रोल, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के अंडर हो सकता है लेकिन जो न्यू यूनिट का स्टार्टिंग होगा वो पब्लिक सेक्टर कंट्रोल के अंदर आएगा, ठीक है। उसके बाद
शेड्यूल सी में क्या आता था? सम इंडस्ट्रीज विल बी अंडर प्राइवेट सेक्टर बट दीज हैव टू टेक अ लाइसेंस फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर। मतलब प्राइवेट सेक्टर के अंडर इंडस्ट्री आ सकता है, लेकिन उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा फ्रॉम पब्लिक सेक्टर। इसमें लाइसेंस का बात आ गया है, ठीक है। ओके, तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉब्लम ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का प्रॉब्लम क्या था? शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, इनएडिक्वेट यूज ऑफ कैपेसिटी, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एंड क्रेडिट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो मेन प्रॉब्लम क्या होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, जो छोटा इंडस्ट्रीज होता है उनका? ऑल ऑफ द अबव। ऑफ कोर्स रॉ मटेरियल का शॉर्टेज, इनएडिक्वेट यूज ऑफ कैपेसिटी, वो अपने कैपेसिटी को पूरी तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं, उनके पास कैपिटल क्रेडिट का शॉर्टेज रहता है, ये सभी उनका प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड हैज बीन टारगेटेड इन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2004 से 9 वाला, ठीक है। तो 2004 से 9 वाला जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आया है, उसमें व्हाट परसेंट ऑफ इंडिया शेयर टारगेट किया गया है इन वर्ल्ड ट्रेड? तो बता दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1%, 2%, 1.5% या फिर 2.5%। इसका सही आंसर है 1.5%, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, फीचर्स ऑफ न्यू एग्जिम पॉलिसी आर। तो न्यू एग्जिम पॉलिसी का फीचर्स क्या है? एबोलिशन ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट, स्पेशल इंसेंटिव्स ऑन एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इम्प्रूवमेंट इन फैसिलिटीज ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। क्यों? देखिए इसमें सभी चीजों में ध्यान रखा गया है, एग्जिम पॉलिसी का सभी फीचर के अंदर ये सभी आते हैं, ठीक है। एबोलिशन ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के ऊपर क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन को एबोलिशन कर देना, ठीक है। स्पेशल इंसेंटिव ऑन एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के जो भी एक्सपोर्ट होगा उनमें स्पेशल इंसेंटिव दिया जाएगा। फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इंप्रूवमेंट किया जाएगा फैसिलिटीज के ऊपर, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, टू इंक्रीज फॉरेन ट्रेड वी शुड रिसोर्ट टू। फॉरेन ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए हमें किस चीज में रिसोर्ट करना पड़ेगा? रिडक्शन इन टैरिफ रेट्स, क्रेडिट फैसिलिटीज टू एक्सपोर्टर्स फ्रॉम फॉरेन मार्केट्स, टू मेक अवेलेबल बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज टू एक्सपोर्ट्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसको देख के ही समझ आ रहा है कि ये ऑल ऑफ द अबव होगा। टैरिफ रेट तो ऑफकोर्स कमाना ही पड़ेगा अगर हमें फॉरेन ट्रेड इंक्रीज करना है तो। उसके बाद क्रेडिट फैसिलिटीज टू एक्सपोर्टर्स फ्रॉम फॉरेन मार्केट, वो भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। फैसिलिटी देना पड़ेगा एक्सपोर्टर्स को फॉरेन मार्केट के। और उसके बाद बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ऑफकोर्स चाहिए, हर चीजों के लिए चाहिए, है ना, ठीक है। तो चलिए ये भी हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, डैश वाज द इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर इन 1991 acknowledged for his capabilities to steer away the economic crisis looming large on the erstwhile Indian economy। तो कौन थे उस टाइम में इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर 1991 में, जिन्होंने मतलब जिनकी कैपेबिलिटीज के वजह से इंडियन इकोनॉमी एक बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन से बाहर निकल आया है? तो कौन थे? ऑफकोर्स सबको पता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। बहुत ही ज्ञानी इंसान है इकोनॉमी के मामले में स्पेशली, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 27, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 इज ऑल्सो कॉल्ड एल टर्न पॉलिसी, एस टर्न पॉलिसी, यू टर्न, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है यू टर्न पॉलिसी। एकदम जब डूबने के कगार में था, जब इमरजेंसी लगने के कगार में था, वहां से टर्न लेके एकदम मनमोहन साहब इंडियन इकोनॉमी को बचा लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28, विच वॉज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ डीमोनेटाइजेशन 2016 में जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो उसमें कौन सा उसका ऑब्जेक्टिव नहीं था, ठीक है, वॉज नॉट टू कर्ब करप्शन, टू कर्ब counterfeit currency, to stop the use of low monetization notes for terrorist activities, to discourage the accumulation of black money। देखिए टेररिस्ट एक्टिविटी का तो कुछ भी बात तब नहीं हुआ था, इसका मतलब सही आंसर तो सी ही हो जाएगा, ये तो देख के ही समझ आ रहा है ना, ठीक है। तो उसके बाद देखिए 29, which of the following statements is not true regarding the benefit of privatization। प्राइवेटाइजेशन के बेनिफिट के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है? लेस पॉलिटिकल इंटरवेंशन, यानी कि प्राइवेटाइजेशन बढ़ने से पॉलिटिकल इंटरवेंशन कम होता है।
उसके बाद बी नंबर स्टेटमेंट, इम्प्रूवमेंट इन इंडियन इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड टेक्निकल एफिशिएंसी। जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी और टेक्निकल एफिशिएंसी है ये बढ़ता है। इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होता है, या फिर डिस्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। तो इनमें से कौन सा सही होगा? ऑफ कोर्स इसका सही आंसर हो जाएगा डी। डिस्टेबलाइजेशन तो नहीं होता इकोनॉमी, है ना। सही तरीके से चले तो बिल्कुल भी डिस्टेबलाइजेशन होने का कोई चांस ही नहीं है। और बाकी सब तो सही है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन तो कम होगा ही। उसके बाद इकोनॉमिक एफिशिएंसी और टेक्निकल एफिशिएंसी भी बढ़ेगा, अगर प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा तो पैसा भी ज्यादा आएगा, तो अकाउंटेबिलिटी भी इंक्रीज करेगा। ये सभी सही है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन। इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को किए हैं। आई होप आपने सभी के सवाल के जो जवाब है वो सही सही दिए होंगे, और नहीं दिए होंगे तो उन सारे जवाब को आप दोबारा रिवीजन कर लीजिए, तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ये वाला चैप्टर थोड़ा सा, इस वाले चैप्टर में आपको चीजों को थोड़ा सा कुछ कुछ याद करने की जरूरत है, तो इसलिए ये जो थोड़ा टॉपिक्स है ये थोड़ा सा फैक्चुअल ज्यादा है। तो बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में पहला दोनों में मैं ज्यादा आपको एक्सप्लेन करके बताई थी, क्योंकि उसमें ज्यादातर चीजें कंसेप्ट का था। इसमें थोड़ा फैक्चुअल है तो इसलिए एक्सप्लेन कम कर रही हूँ चीजों को, ठीक है। और बहुत सारे सवाल भी करने थे। तो उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द बेनिफिट ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी के बेनिफिट के रिगार्डिंग कौन से सही नहीं है? देखिए, जीएसटी प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड वाइडर कवरेज of input credit set of, you can use service tax credit for the payment of tax on sales of goods etc. तो जीएसटी कॉम्प्रिहेंसिव और वाइडर कवरेज प्रोवाइड करता है कौन कौन से चीज में? इनपुट क्रेडिट सेट ऑफ, सर्विस टैक्स क्रेडिट फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन सेल्स गुड्स एटसेट्रा। तो ये सही है कि नहीं बताइए। उसके बाद देखिए, all indirect taxes in state and central level has been included by GST। तो जो भी स्टेट और सेंट्रल लेवल के इनडायरेक्ट टैक्स है सभी जीएसटी के अंदर लाया गया है। उसके बाद यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्स रेट्स अक्रॉस द स्टेट, पूरे जो स्टेट और कंट्री है उसमें यूनिफॉर्मिटी आया है टैक्स रेट में। और एंश्योर बेटर कंप्लायंस ड्यू टू एग्रीगेट टैक्स रेट रिडक्शन, तो एग्रीगेट टैक्स रेट रिडक्शन के लिए बेटर कंप्लायंस इंश्योर करता है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? नॉट ट्रू। तो देखिए, सबसे पहली बात तो है ऑल इनडायरेक्ट टैक्स बताया गया है। ऐसे ऑल सभी इनडायरेक्ट टैक्स को नहीं लाया गया है जीएसटी के अंदर, कुछ कुछ लाया गया है, कुछ कुछ अभी भी वैसा है, ठीक है। तो इसलिए ये हो जाएगा आपका सही आंसर। तो आज के ये जो 30 सवाल है यहाँ पे खत्म होते हैं। आई होप आपको कुछ चीजें यहाँ से सीखने को मिला होगा। तो आप ऐसे ही वीडियोस को देखते रहे, हम लोग सभी चैप्टर्स को एक एक करके कवर कर देंगे, ठीक है। जो भी कंसेप्चुअल चैप्टर्स आएंगे उसमें मैं और ज्यादा एक्सप्लेन करके आपको कंसेप्ट को समझा दूंगी कि इसको थोड़ा सा आपको ज्यादा पढ़ने का जरूरत है। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय।